हाँ जी, ये वाला फंक्शन हमने कल पढ़ा था। मैंने कहा था कि इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको नहीं पूछेंगे और ग्राफिकल भी नहीं पूछेंगे, लेकिन ग्राफ में क्योंकि इट्स अ लीनियर इक्वेशन, तो ये ग्राफ में कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है। तो ये होता है सी बार। कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम यू आर चेकिंग द स्लोप। स्लोप मीन्स एमपीसी। कंजम्पशन की स्लोप कौन है भैया? एमपीसी। तो मैथमेटिकली सॉरी ग्राफिकली जब हम इसको डिराइव करते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री ओनली, और सो एज आर फॉर्मूला ना। ये ग्राफ में आपको सिर्फ इतना याद क्यों रखने की जरूरत है? आपको ना पेपर में एक और तरीका है फिगर्स देने का। वो ये ग्राफ बनाएंगे, बोलेंगे यहां लिखेंगे 40, यहां लिखेंगे 0.6, यहां लिखेंगे y, बोलेंगे डिराइव सेविंग फंक्शन, इससे सेविंग फंक्शन बना के दिखाओ। अब सेविंग फंक्शन बच्चों कल याद है, सी से एस बनाया था। एस क्या होगा? सी बार क्या बन जाएगा? माइनस सी बार बन जाएगा। यशित मैंने कल इनको समझाया माइनस सी बार क्यों बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद हो, अगर आपको ग्राफ, हाँ बस उतना ही नीचे होता है जितना सी बार ऊपर होता है, तो सी बार माइनस सी बार बन जाता है, प्लस इसका स्लोप, सेविंग का स्लोप कौन होगा अगर कंजम्पशन का स्लोप एमपीसी है? तो एमपीएस, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन माइनस, है ना, इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक 1 माइनस बी। बी स्टैंड फॉर एमपीसी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम। तो इसी कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। दैट विल बी बी विल बिकम 1 माइनस बी, जो ये बी है ये 1 माइनस बी हो गया, एंड दिस इज वाई। अब इस वाले में से बताना जरा सेविंग फंक्शन कैसे लिखूं? एस इज इक्वल टू 0.4y, क्योंकि ये तो एमपीसी का है। बस ऐसे इसलिए बताया गया ताकि आप ग्राफिकली भी पता हो ना भैया वैल्यूज कहां पर है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस, अगर कोई बहुत टीचर दिमाग चलाए तो, अदरवाइज ये परमिशन ही नहीं है हमारे फॉर्म उसमें नहीं है कि सिलेबस में कि हम आपको इसके बारे में बताएं भी। लेकिन मुझे लगता है आप बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते हो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हो, इसकी क्या बोलते हैं ट्राइंगल्स की, सो यू नो हाउ डू यू डिराइव। तो बस हमने नहीं याद रखना भाई, जिसको नहीं समझ में आता मैथ्स वो बिल्कुल दिमाग ना चलाए, लोड ही नहीं है जब चलाने की तो एवं क्यों चलाना है। तो याद क्या रखें? सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज याद रखें, ठीक है। अब हमने इसमें फॉर्मूला में सम्स निकाले थे कल, और मैंने होमवर्क भी दिया था, पहले खोल लीजिए। आपने सम्स किए हैं तो पूछने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। खोल रहे? हाँ बोलिए। 15-16 मैंने कल करा दिया था। डू यू विश मी टू एक्सप्लेन एनी अदर क्वेश्चन अगेन? वो पूछूंगी। हाँ पहले आप पूछ लो यशित, फिर इनके डाउट्स के टाइम पे फिर सुन लेना, तेरा क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। बोलो, पूछो यशित, क्या पूछना है? हेलो, कैन यू हियर मी ऑल? हाँ बोलो बेटे, यशित बोलो। कट रहा है क्या इंटरनेट? नहीं मेरे पास तो सिग्नल फुल है। हाँ राजे, यशित, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? खुशनीत, कैन यू हियर मी? कैन यू ऑल हियर मी? नहीं, क्या हो गया ये? आ रही है आवाज? टर्न ऑन द पेज, यस, ये लो, ये रहा। पेज पे बोलो यशित, क्या करूं? पेज खोल के क्या खोलूं बोलो? हमें आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही। हाँ यार, ये क्या हो रहा है? मैं दोबारा ज्वाइन, हाँ आ गई आ गई आ गई, ये रहा खुला है जिस पे मैं समझा रही थी, ये लो।
हम्म, आ रही है, अब आ रही है। हम्म, डजंट मैटर। हाँ नहीं, डजंट, नहीं कोई वैसे वो नहीं है। हाँ, हो सकता है उसमें, एक मिनट ठहरो, नोट्स में लिखा हुआ है ऐसे फॉर्मूला में, और मल्टीप्लायर नहीं, एक मिनट, पेज 19 है, जस्ट अ सेकेंड, निकल गया वो ना। इसमें मैंने इंटरनेट से तो नहीं वो फॉर्मूला लिख डाल दिया, खुद लिखा हुआ है, ये रहा। नहीं, कहाँ पे लिखा है भाई, ब्रैकेट में? नहीं, ये गलत है, बी वाई है, फॉर्मूला इज बी वाई राजे, यशित, ये वाला, जैसे ये लिख, अच्छा यहाँ भी इन्होंने ब्रैकेट में ही डाल रखा है। हाँ नहीं, इट इज बी वाई ओनली, देयर इज नो ब्रैकेट, हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं है, बिकॉज फंक्शन तो है ही, हम कह ही रहे हैं, आपको कुछ सुन रहा है ना मेरा, इट इज कंजम्पशन फंक्शन ओनली, इट इज कंजम्पशन फंक्शन ओनली, एंड दैट टू लीनियर, और इस वजह से इन्होंने इसको वाई में रख दिया होगा, क्योंकि हम कहते हैं कंजम्पशन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ वाई, तो ये कंजम्पशन के कंपोनेंट हो गए, तो ये वाई हो गया, इसलिए दैट इज वाई दे मस्ट हैव रिटन। सो देयर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सॉरी। तो आप इसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही, हाँ ये वाला, यही वाला, ओके, हाँ ठीक है। इंट्रो में हमने ये बोला कि कंजम्पशन जो फंक्शन है, क्योंकि ये कंजम्पशन फंक्शन ही है, ये वाला कंजम्पशन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम। अब ये जो कंजम्पशन है, इसके कंपोनेंट्स दो हैं, ऑटोनमस, इंड्यूस्ड, ओके, जो कि डिराइव हुई है इनकम से। तो ये जो ऑटोनमस है, ये सी बार है, ये बी है, बी है ना, ये स्लोप, दिस इज डिराइव्ड थ्रू दिस चेंज। तो फिर इसको हमने दोनों को पुट करके हमने ये इक्वेशन बना दी, इसकी, इसका वो क्या बोलते होते हो, एक्सप्रेशन बना दिया, बी इंटू वाई लगा दो, तो ये बन गया आपके कंजम्पशन के ग्राफ से। अब मैंने इसमें वैल्यूज वाला देख लिया था जो मैंने लिखा था यहां पे ऐसे, मैंने लिखा ये इसलिए ग्राफ पे दिखाना जरूरी है, एक्चुअली ये तो मैथमेटिकली तुम लोग डिराइव करते हो ना लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली मैथ्स में, लेकिन यहां पर क्योंकि नॉन मैथ्स के बच्चे भी होते हैं, इसलिए डेरिवेशंस का काम खत्म कर दिया उन्होंने, तो डेरिवेशन हटा दी। लेकिन मुझे होता है कि आपको पता हो कि ये आया कहां से, वो यहां इसलिए क्योंकि वो कहेंगे इंटरसेप्ट कर रहा है 40 पे, स्लोप ऑफ दिस इज से फॉर एग्जाम्पल 0.60 एंड दिस इज वाई, बोलेंगे बाय लुकिंग एट दीज नंबर्स क्रिएट्स कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन। तो आप कंजम्पशन फंक्शन बनाओगे कैसे, सी बार इज 40 और मैं बी की जगह क्या लगा दूंगी 0.6, वाई विल बी वाई। अब इससे एस बनाने के लिए भी बोल सकते हैं 40 विल बिकम -40, ये 1 में से माइनस किया 0.4 वाई, तो ये बन गया हमारा सेविंग फंक्शन। तो इस तरह से, इसलिए आपको ये वैल्यूज यहां प्लॉटिंग पता हो कौन सी चीज कहां है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई मेड दिस ग्राफ, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड, ना किसी पेपर में आपने बनाना है। हाँ, कहीं दिया हो वैल्यूज के फॉर्म में तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। बी इंटू वाई नहीं है, वाई तो यही है ना, कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन के टुकड़े कर दिए इन्होंने, बोले कंजम्पशन जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो ऑटोनोमस भी होती है, देखना इस लेवल पे ऑटोनोमस है, और बाद में क्या है, डिराइव्ड है सारी। ये जो मैंने बेटे पता क्या, मैं तभी तुम्हें कह रही हूं, अब अगर तो हम इसके पूरे डिटेल में जाएंगे तब तो वो बनेगा यही, लेकिन हमने कहा क्योंकि आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट है ही नहीं, इसीलिए ये फॉर्मूला इज ऑल्सो ओके, क्योंकि वो आपको नहीं कह रहे कि इसे जस्टिफाई करो कैसे बना है। आप मेरी बात समझ रहे हो, वही है जो तुम कह रहे हो, वही है, ये फंक्शनल हो गया ना उसका, फंक्शनल कंजम्पशन जो है इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम, राइट। मैथमेटिकली आप किसी भी तरह लिखो, बोथ विल बी करेक्टेड, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो नहीं, उनको तो ये भी, हमने ये भी नहीं बताना होता कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये भी मैथ्स है,
ये भी मैथ्स है और मैथ्स और हटा दिया, तो इसलिए आप इसे, वैसे दोनों में फर्क है भाई, ये ऐसे लिखो या फिर तुम ब्रैकेट में लिखो, दोनों में चेंज फर्क है। लेकिन आपको इसमें कोई नहीं चैलेंज करेगा कि आपने ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 90% केसेस में, कल पता नहीं तुमने सुना कि 90% केसेस में तुम्हें फॉर्मूला ही लिखा होता है वहां पर। आप मेरी बात समझे? अब ये देखो फॉर्मूला में ऐसे लिख देते हैं, यहां नहीं ब्रैकेट लगाई होती सम्स में, देख रहे हो? ये भी तो होना चाहिए ना वैल्यूज में। तो क्योंकि इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल हम बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट मैथ्स नहीं है, दैट इज वाई। ये देखो या, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, कैसे जाते हैं वापस, डेस्कटॉप पे थे क्या, ये रहा। हाँ, क्योंकि ये देखो कई जगह आंसर दिख रहा है, ये वाला 16th का आंसर यहां ब्रैकेट से वाई लिखा है, दिख रहा है, और यहां सेविंग में नहीं लिखा। मैं तुम्हें समझाना क्या चाहती हूं कि हमारे यहां क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स इज वेरी रिजिड, वहां पर आप जो चीज है वैसे ही लिखोगे, क्योंकि मैथ्स मींस आप, यू टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ जी, हाँ, बस, जी जी धन्यवाद आप, हाँ, चेंज हो जाएगा, वैसे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको पेपर में अब सिर्फ इतना, वो भी नहीं कहते कि आप ये दोनों चीजों को भी यहां पुट करके दिखाओ, इंड्यूस कौन सा पार्ट है और एटोनमस कौन सा पार्ट है, ये भी नहीं कहते। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, हाँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई कि बाय चांस कोई टेक्निकल टीचर के भेजे में आए और वो कहे तुम्हें ऐसे, मैं फिगर्स ऐसे नहीं दूंगी, मैं ऐसे दे दूंगी लिख के, तो तुम कम से कम लोकेट कर पाओ, हाँ यार देखा हुआ है ये, बस इसलिए सिर्फ समझा रही हूं। 99% ऐसे भी नहीं आएंगी वैल्यूज, लेकिन मैं तो 1% का भी चांस लेके चलती हूं ना, कि बाय चांस आ गई तो तुम किसको देखते रहोगे वहां पे। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग, बात समझ गए अब? राइट। अच्छा, अब आते हैं हम इस पे, पहले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 15 16 कल ही करा दिया था। 17 नंबर, 17 से 20 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई पूछ रहा था कुछ, मैम बोला। हाँ, नहीं मैंने कल आपको कहा था, अगर लिखा हो तो ब्रेक इवन में आप सी को भी वाई ले सकते हो, एस फंक्शन में भी जीरो डाल सकते हो, एनी वेज विच एवर वे यू लाइक, जो कल दोनों समझाए थे। एनीवेज, कोई वो नहीं है कि अगर कंजम्पशन फंक्शन ही दिया है तो मुझे पक्का कंजम्पशन से ही चलना है, नहीं नहीं, नॉट नेसेसरली, यू कैन मूव टू सेविंग फंक्शन फर्स्ट एंड देन पुट इन जीरो, जो तुम्हें आसान लगे वो फॉलो करना है बस। 18 हो गया था, 4 टाइम्स एमपीएस। ओके, बस, हाँ, ओके। वैसे वो भी हमारे कोई रूल नहीं, क्योंकि मैथ्स वाले ऐसे अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो मैं समझाती हूँ कैसे करना है। ये इसको थोड़ा आधा ले लेते हैं, मेरा पेंट कितने गया, तू भी आते में आजा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या लिखा, एमपीसी रेशो एमपीएस दे रहा है मुझे, जो कि कह रहा है एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस। तो अगर एमपीएस 1 है, इफ एमपीएस, लेट एमपीएस इज 1, एमपीसी विल बी 4। इफ एमपीएस, मैथ्स वालों को एक्स से बड़ा प्यार होता है, तो ये ले लेते हैं 4x। सो एनीवेज हम तो कहते हैं, हम तो ये भी ओके मेथड है भैया, लेट कर दो, पर लेट एमपीएस इज 1, दिस इज गोइंग टू बी 4। और मुझे पता है, पता नहीं तुम लोग रेशो कैसे सॉल्व करते हो, मैंने तो एक आसान सा तरीका निकाला हुआ है कि इन दोनों का टोटल कर लो, कितना हो गया 5, इन दोनों को 5 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही करते हो तुम भी मैथ्स में, ऐसे ही होता है। ठीक, ठीक है जी। तो रेशो जब भी आए इट इज 4 टाइम्स, तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया, अब आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो गया 0.20 और ये हो जाएगा 0.80। एम आई राइट? बस इसके बाद तो आपको पता ही है, वो कह रहा है जीरो लेवल पर 70 करोड़ है, यानी सी बार है 70। बाकी तो आता समझ आ गया होगा बच्चा, आ गया था राजे? ठीक, ओके, ठीक है जी। 19 20 ये भी रेशो में है, ये देखो एमपीसी रेशो एमपीएस, ये भी 4 से डिवाइड कर दो, रेशो वाले भी होते हैं। 20 तक इशू कोई, 20 के बाद 21 22 कोई प्रॉब्लम। ये देखो
सेविंग कर्व मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ है, नेगेटिव एक्सेस। क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये मुझे? माइनस सी बार, वेरी गुड। हाँ, फिर ये देखो, कहता कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम। क्या बता रहा है मुझे? एमपीसी, वेरी गुड। एडिशनल है तो डेल्टा, कंज्यूम कर रहा है तो डेल्टा सी, यानी 100 बढ़े तो 60 यूज हो गए। 0.6 इज एमपीसी, वेरी गुड। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। ये जो क्वेश्चंस है ना ऐसे वाले 23 नंबर, ये मैं एक बार आपको इसका प्रेजेंटेशन बता देती हूँ ताकि आपको पेपर में बताने में कैसे करना चाहिए आइडली। बाकी तो मर्जी आपकी, आप जैसे जो वे आसान लगे, मैं हमेशा बोलती हूँ। ये देखो, ये 24 पे भी आती हूं मैं। ये देखिए 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं खुद बंद करवाती हूँ। नेशनल इनकम यानी वाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी। कहता है नेशनल इनकम 90 करोड़ है और कंजम्पशन 81 है। ठीक है भैया, कहता एपीसी निकालो कि एपीएस निकालो, तो मैं एस निकाल लू पहले, फिर एपीएस निकाल देती हूं। एस कितना हो गया? -9। एम आई राइट? जाग रहे हो, जाग रहे हो, ठीक है। एपीएस कितना हो गया? 9/90। ठीक है, 0.1 आ गया, 0.1। ठीक है, अच्छा अब अगला, इनकम राइजेस टू 100। टेबल से करेंगे ना, गलती कम होती है। कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 88। फिर मांग रहे हैं मेरे से एमपीसी और एमपीएस, मतलब इस लेवल पर मुझे एमपीसी और एमपीएस चाहिए। एमपीसी होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। कितना आ गया तुम्हारा? यहां आएगा 0.7। इफ दिस इज 0.7, दिस इज वेरी गुड, दिस, बस बस बस, इसको इस तरह से करना। अगर ज्यादा फिगर्स दी हो ना तो खिचड़ी बनाने की बजाय एक टेबल बनाओ तो आसान रहता है। अब वी विल मूव टू 24 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से। 24 में तुम्हें जो लिखा है वो मैं कॉपी करती हूं पहले, फिर मुझे पूरी स्क्रीन चाहिए। ये है 0.5y, डायग्राम शोइंग y। अब देखो, जब इतनी सारी वैल्यूज हो तो मैंने अभी क्या बोला, क्या करना है? टेबल बना लो। यस, 200, 400, 600, 800। और मुझे कहता है डायग्राम भी बना के दिखाओ। ठीक है भैया, बना देते हैं जैसे आप कहें। अब देखिए, y से मुझे इसने, पहले तो मैं y से क्या करूंगी? s निकालती हूं। ये y की जगह ये वैल्यूज पुट करते जाओ एक एक करके। तो पहली पुट की मैंने -120 प्लस 0.5 इंटू 0, तो ये हो गया -120। अगली वाली अब आप ऐसे ही y में 200 पुट कर दो, -20, और बता दो कितना? 80, 180। सबका मैच हो रहा है? इतना आ रहा है सभी का? ग्रेट। अब कहते हैं डायग्राम प्लॉट करो। ठीक है जी, आपको डायग्राम प्लॉट करना भी एक प्रैक्टिस आ जाना चाहिए। हमने यहां एक्स एक्सिस लिया, यहां वाई एक्सिस लिया। आई एम श्योर यू नो दैट व्हाट डू वी टेक ऑन एक्स एक्सिस? इनकम। तो इनकम की वैल्यूज यहां ले लेते हैं, तो आप 200 के जंप पे ले लो, बेटर है। 200, 400, 600, 800। ठीक है, नीचे भी जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि नेगेटिव में भी है ना, और ऊपर भी जाना है। तो ऊपर मैं ले लेती हूं, मे बी आप 280 तक जाना है तो मैं ले लेती हूँ, कितना लू? 100 मैंने ले लिया। वैसे तुम थोड़ा छोटा नंबर लेना क्योंकि ज्यादा ही ऐसा छोटा ग्राफ नहीं बनना चाहिए आपको। यू शुड टेक 75 का गैप भी ले सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से नीचे भी ऐसे ही जाएंगे। फिर 100, -100, -200 काफी है। अब देखो क्या करें, सबसे पहले जीरो लेवल पर क्या है? -20 पे डॉट, यही हुआ ना बेटा? माइनस, गलत हो गया, फिर यहां आएगा -120, है ना। मैं इसको जरा गोले को हटा के, यही हुआ ना, ये रहा -120। 20 पे कितना है? -20। इट विल बी समवेयर हियर, मैं ठीक कर रही हूं। 400 पे कितना? 80, समवेयर हियर। 600 पे कितना? मे बी समवेयर हियर, है ना। और 800 पे कितना? 280, तो इट विल बी हियर। आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट योर ग्राफ। ये रहा जी आपका।
ये देखो, हाँ आ गई। कई बारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज द बेटर वे देन द टेबुलर प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया गया होगा आपको, क्योंकि हाँ वो तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसने हमें कहा है कि S0 निकाल के दिखाओ। हाँ देखो, बिल्कुल बेटे, ये देख इसके बीच, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आ सकती है। अगर वो मांगे कि भाई बताओ ब्रेक इवन कहाँ है इसका, फिर आप डाल के निकाल सकते हो वैल्यू। देखो ये 200 के जंप से है, इसके बीच में क्या हो रहा है ये टेबल नहीं दिखाता, ग्राफ दिखाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आया होगा कहीं, तो 200-300 के बीच में होनी चाहिए आपकी। that was the hypothetical schedule। hypothetical समझते हैं? hypothetical is हमने खुद अज्यूम किया हुआ था, तो हमने अज्यूम स्पेशली इस तरह से नंबर लिए हैं ताकि उसमें सारी चीजें दिखें। जहां पर सी वाई से ज्यादा है, सी वाई के इक्वल है, सी वाई से लेस है, इवन सेविंग जीरो टच हो रही है, वो बनाया ही स्केड्यूल इसलिए गया है क्योंकि वी अज्यूम्ड दैट टू बी लाइक दिस। लेकिन पेपर में नहीं अजम्पशन लगा के चलना, पेपर में जो वो नंबर देगा हम उसी हिसाब से ये बना देंगे, राइट? वहां नहीं ढूंढने लगना यार जीरो नहीं आया इसका मतलब मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। नो, यू आर नॉट सपोज टू जज द क्वेश्चन, यू आर ओनली सपोज टू सॉल्व एंड प्लॉट द क्वेश्चन। लेकिन जब आप खुद अज्यूम करें तो मेक श्योर कि आप सारी चीजों को दिखाएं, क्योंकि आप अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आंसर लिख रहे हैं। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ग्रेट। चलिए अब हम बाकी कितने रह गए भाई? खत्म हो गए, 25 ही थे ना? जिन्होंने कार्यक्रम नहीं किया वो जल्दी कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फिर आ जाएंगे, फिर आपके लिए दुविधा बढ़ जाएगी। चलिए आज का अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम जैसे पता नहीं क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने वैसे तुम्हें पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी किस चीज पर डिपेंड करती है? जनरली इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम। हाँ ठीक, लेकिन यहां देखिए अभी नोट्स में आते हैं हम, यहां लिखा है इट रेफर्स टू दी, पहले तो एक्सपेंडिचर वर्ड है बेटा, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किन चीजों पे होगी? हम घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, बिल्कुल सही। तो ये अंडरलाइन कर लो इस पॉइंट को, न्यू कैपिटल गुड्स, गुड्स पर जो कैपिटल एसेट्स पर लगाया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैंने घर में फ्रिज खरीदा, मैंने घर में एसी खरीदा, इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मैंने ज्ञान स्थान में एसी खरीदा इज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज दैट इज प्रोडक्शन हाउस। यहां घर में हम कंजम्पशन गुड्स लेते हैं। तो भैया हाँ ये फाइनल है, इन्वेस्टमेंट मशीनरी की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इट इज द फंक्शनल, कैन यू सी दिस? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ओके, और ये किस पे डिपेंड करती है? देखिए लिखिए, किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्योंकि अगर कम होगा तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फिर हमने हाँ रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा कोई बताएगा रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? एब्सोल्युटली राइट, उसी बात के दो पहलू बना दिए। मैं इतना इन्वेस्ट करूंगी तो बच्चे उस पर मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, पर डिपेंड किस पे कर रहा है? इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितनी कर रही हूं। तो इट इज रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच आई गेट। हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? ये रेट ऑफ रिटर्न है, किसकी वजह से है? एब्सोल्युटली राइट। बात समझ गए? दोनों में फर्क समझ गए? ओके गुड। फिर हमने ना दो तरह की इन्वेस्टमेंट, पहले मैंने जब शुरू किया था तो मैंने समझा तो दी थी, फिर भी एक बार क्विक रिकैप मारेंगे। इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, ऑटोनमस, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, ऑटोनमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनमस कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इसका गोल क्या है? सोशल वेलफेयर पर।
और क्या ये इनकम पे डिपेंड करती है? तभी, बिल्कुल सही। और तभी इसको क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिक के इन इलास्टिक? परफेक्टली, परफेक्टली राइट। 3 नंबर में डिफरेंस आता है। ये लो जी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन, नहीं मतलब द मोटिव इज प्रॉफिट एंड डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वेलफेयर और किस पे? पॉलिसीज पे। करेक्ट। और ये इनकम इलास्टिक हुई कि इन इलास्टिक? इलास्टिक। ग्राफ कैसा बनेगा? लेट्स अंडरस्टैंड। आई एम श्योर यू रिमेंबर। बेस में क्या लेंगे? इनकम। हर जगह बेस में हम लेते हैं इनकम। तो भैया हमने यहां पे ले ली इनकम और यहां पर ले ली इन्वेस्टमेंट। बोले चाहे 0 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200, चाहे 300, चाहे 5000, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी सेम। दिस इज कॉल्ड आई बार। क्या कहते हैं इसे? परफेक्ट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको बार से बेटे, सी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सी बार था ना, ऐसे ही आई बार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑटोनोमस है ना, ये देखिए। और ये वाली कैसे है? ये कहते हैं अगर इतनी इनकम है और इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम, ये इन्वेस्टमेंट, और किसी ने आइडिया दिया अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपकी इनकम इतने से बढ़ जाएगी। तो अच्छा लग रहा है। तो ये इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिवली स्लोप्ड ग्राफ। डोंट माइंड माय ग्राफ। सो इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड ग्राफ। सो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, क्योंकि इट इज प्रॉफिट ड्रिवन, दैट इज वाई इनकम ज्यादा नजर आ रही है, तो इनकम ज्यादा नजर आ रही है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी जाएगी। आप अपने फादर को भी प्रपोजल दोगे ना इन्वेस्टमेंट का, तो अगर आप ये कहोगे कि पापा मैं ना एक काम खोलना चाहता हूं सोशल वर्क के लिए, प्लीज 1 करोड़ रुपया फाइनेंस कर दो, वो कहेंगे बेटा चाय चुए पिए और निकलो यहां से। आप बोलोगे पापा 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं आपको ये 5 साल में 50 करोड़ बना के दे दूंगा या 10 साल में, पापा कहेंगे बैठ बेटा पूरी बात समझा। इसका मतलब क्योंकि ही इज अ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट सेक्टर, पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ही थिंक्स ओनली इन प्रॉफिट, he will listen to you because you're showing more income by investing some money. Are you understanding my point? That is what is induced investment. ठीक है। नेशन जब ट्रबल में होता है, नेशन जब डिप्रेस होता है, रिसेशन आता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, करनी पड़ती है? और कौन? हाँ, ऑटोनोमस। कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है जी। प्राइवेट वाले तो हाथ खींच लेते हैं। चलिए यहां पर आते हैं, हमने जो पढ़ा क्या लिखा है यहां पर? हाँ जी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये देखिए सारी वही लाइन है। इनकम लेवल इन्वेस्टमेंट, इनकम पर इनकम इलास्टिक है, इंक्रीज इन इनकम होगा तो भैया इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न लिख लो। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है? जैसे तुमने अपने फादर को प्रपोजल दिया, अगर उन्हें पसंद आया उनकी एक्सपेक्टेशंस, उस टाइम वो इन्वेस्टर हैं, तो वही यू विल गेट द इन्वेस्टमेंट। सो मोटिव क्या है? टू एनहांस योर इनकम, योर प्रोडक्शन, योर एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ, या फिर इसको कहते हैं कि ये देखिए अगर इनकम में पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है तो ही इन्वेस्टमेंट में भी चेंज नजर आ रहा है। कैन यू सी दिस स्केड्यूल? समझ में आ रही है बात क्या कह रहा है? कहता है अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से हुई है तो इनकम 100 करोड़ से बढ़ रही है, फिर 50 करोड़ से हुई है तो 100 करोड़ से बढ़ रही है। एक जनरल कांस्टेंट नंबर लिया है सिर्फ दिखाने के लिए कि ये बढ़ रहा है। तो ये राजी, दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, इनकम और इन्वेस्टमेंट का। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? हाँ बिल्कुल हो सकती, तभी बोला ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर है, ये सिर्फ ये शो करने के लिए है कि इनकम अगर बढ़ती हुई तुम्हारे फादर को नजर आएगी कि आप इतने पैसे को 50 लाख दूंगा तो ये 1 करोड़ बना देगा, तो वो दे देंगे। बस सिर्फ ये समझाने के लिए ये बनाया गया है। राइज इन इनकम मीन्स राइज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर आ गए, गुड जॉब। ये नोट अभी छोड़ देते हैं। Autonomous is income inelastic, usually done by government, social objective, horizontal parallel,
और ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कैन यू सी द स्केड्यूल, व्हाट इज द डिफरेंस पहले वाले और अब वाले में? हाँ, इवन इफ जी, इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है भाई, ये तो करना ही करना है, इनकम हो चाहे नहीं हो, बढ़े चाहे नहीं बढ़े, जीरो पे भी वो कहता हम तो 50 लगाएंगे ही लगाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। शेड्यूल पेपर में नहीं आते, सिर्फ आपकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए, नॉट टू कंफ्यूज यू। जिनको ना समझ में आए वो छोड़ दें। डायग्राम जरूरी है। ये राजी आपका डायग्राम, कैन यू सी दैट? आई बार और ये रहा ए लाइन, इट इज इनकम न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट इज इनकम इलास्टिक की इनइलास्टिक। परफेक्ट। ये खाना आपके लिए छोड़ा है, आप इसमें अपना डिफरेंस फिल कर दें, जो कभी भी भरता नहीं बेचारा। अच्छा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसके ऊपर लिख दो आउट ऑफ सिलेबस, नॉट देयर इन योर सिलेबस। फिर भी कभी टाइम निकाल के इसे समझाऊंगी जरूर। लाइफ में जब बिजनेस करोगे ये टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है। अब मैं आती हूं ये इस पॉइंट पे, एक्सेंटे, सेविंग्स एंड एक्सपोस्ट। कुछ इसे एक्सांटे भी कहते हैं, अपना वर्ड ही है नहीं, जितना मर्जी प्रोनाउंस करते रहो। एक्सेंटे इज द एक्चुअल वर्ड। ओके, ये देखिए क्या है ये। हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, इसका सिर्फ मीनिंग है फिलहाल, इसका यूज अगले चैप्टर में आता है। एक्सेंटे, हाँ बोलिए। जो इससे ऊपर MEI वाला क्वेश्चन है ना रजय, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये वाला MEI वाला, दिस इज डिलीटेड सिलेबस में, हमारे पास नहीं। ये है एक्सेंटे। ओके, एक्सेंटे में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं? आपको पूछ सकते हैं एक्सेंटे सेविंग्स एंड एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट। कान खोल के मेरी बात सुननी है। ऐसे ही एक्स पोस्ट में भी आपको दो बातें पूछ सकते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। एक्सेंटे को अगर मैं अपनी अंग्रेजी में ट्रांसफर करके बताऊं तो मैं कहना चाहती हूं इट इज दी प्लान्ड। एक्चुअली एंटिसिपेशन से वर्ड से बनाया होगा इन्होंने, आई एम श्योर, मुझे पता नहीं है इसका ओरिजिन क्या है एक्सेंटे वर्ड का, बट इट इज प्लान्ड। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, एक्सेंटे का मतलब प्लान्ड और एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल। कोई इन दो अंग्रेजी के शब्दों को एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लान्ड एंड व्हाट इज एक्चुअल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल? समवन प्लीज डू इट। हाँ, वो प्लान से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। हाँ, हम्म हम्म बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। बट ये कम भी हो सकता है ज्यादा, क्योंकि देखिए प्लानिंग ही है ना। लेकिन हाँ, ये राइट है, क्योंकि हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट का एंगल, कि ये तो उन्होंने करनी होती है ना, सेविंग तो नहीं उन्होंने करनी। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा इजी करती हूं आपके लिए। सेविंग्स कौन करता है नेशन में? Who's supposed to? हाँ, who's supposed to do this? Household। अभी तुम्हें 2 मिनट में इसके मीनिंग याद कराती हूं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर या फर्म्स बोलो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, फर्म्स करती है। ठीक हो गया। तो इसका मीनिंग अगर लिखना हो मुझे एक्सेंटिव का, एक्सेंटिव सेविंग का, वो कहते हैं जी इट इज द प्लान्ड सेविंग विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे, it is expected from household to do it in this period of time। I repeat the line। क्वेश्चन है एक्स एंटे सेविंग का मतलब समझाएं। तो हमने कहा ये प्लान्ड सेविंग्स हैं, मतलब जो नेशन ने सोचा, जैसे निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस साल इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, बैंक के पास इतना फ्लो आएगा, बैंक इतना आगे देगा। उसे कैसे पता फ्लो आएगा? वो एस्टिमेशंस लगाते हैं बाय लुकिंग एट द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। वो क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं
कि भाई पुराना रिकॉर्ड देख के लगता है कि इस सिचुएशन में उस टाइम पर इतना था, तो ऑन एन एवरेज इतना रहेगा. सो व्हाट शी प्लान्ड वाज कि भाई इस साल हाउस होल्ड इतना पैसा सेव, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. मतलब उन्होंने क्यों अंदाजा लगाया? ताकि गवर्नमेंट ये पता सके कि कुछ पैसा तो हाउस होल्ड दे देगा, और अगर इंजेक्शन करना है देश में, ये वाला पैसा तुम्हें याद है वो हाउस होल्ड और फर्म वाला, कि हाउस होल्ड एक अच्छी इकोनॉमी हम मानते हैं जो जितना पैसा ये बैंक में लीकेज हो उतनी इंजेक्शन हो जाए. याद है बच्चा? बच्चों याद है ना? सो ये यस, नेशनल इनकम में हमने कहा कि भाई ये तो फ्लो में चल ही रहा है, लेकिन जितना पैसा बैंक को जाए उतना वापस भी आ जाता है इधर, तो ये तभी एक अच्छी इकोनॉमी मानी जाएगी. तो अगर हाउस होल्ड ज्यादा से ज्यादा बैंक में रखे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द आरबीआई कि ये क्या करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे कि ज्यादा बढ़ा दे. बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो कम कर दे. दोबारा सुनो, ठीक है. ये जो मैं कह रही हूं, बजट बनाते हुए सीतारमन को क्या विपत गई कि उसने अंदाजा लगाना है कि भाई हाउस होल्ड इतना सेव करेगा, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो हाउस होल्ड अगर इतना पैसा सेव करेगा, इतना तो वापस आ ही जाएगा ना इकोनॉमी में. लेकिन क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, लोगों का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने देखना है कि हमने कितना इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमने कितनी बाहर से इंजेक्शन लगाना है. शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि पहले ये देख लें कि ये वाला पैसा अंदर से जो आएगा, ये जो हाउस होल्ड यहां रखेगा, ये वाला पैसा पहले तो देख ले कितना है, और फिर बाकी का हम अपना अंदाजा लगाएंगे. एक बात. दूसरी, अब जब बैंक के पास पैसा आ गया, ये इसमें चला जाए, ये भी तो इंश्योर करना है, हाँ या ना? तो वो कैसे? हाँ, हाँ, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा. पहले तो कम करना पड़ेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले तो राजे. अगर बैंक जैसे, हाँ, जैसे बिल्कुल, जैसे पैसा सेविंग ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, जैसे डीमोनेटाइजेशन में सभी लोगों ने अपने घर के पैसे निकाल के बैंक में रख दिए. बैंक ने तो जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था, जैसे ही आया अगले ही 10 दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया गया, ताकि ये पैसा वापस बिजनेस में चला जाए, प्रोडक्शन में जाए और देश इकोनॉमी बेटर हो जाए. लेकिन फिलहाल इस बात का कोई अभी रेलेवेंस नहीं है, मैंने सिर्फ इसका क्विक रिकैप कराया है. इतनी बात आई सबको समझ? ओए, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ. अब वापस, हाँ हाँ बिल्कुल वही है, लास्ट चैप्टर ही वही है, पता तुम्हें? इस चैप्टर तो मैं गिन ही नहीं रही क्योंकि उसमें सारा कुछ वही है जो हम पढ़ चुके हैं. थर्ड चैप्टर पे तो मेरा टाइम ही नहीं लगना, वो तो 1 दिन या 2 दिन का काम है मुश्किल से, सिर्फ सेकंड विल टेक अ लिटिल टाइम. अच्छा, अब वापस आए. एक्सेंटे सेविंग कैसे लिखनी है? इट इज द प्लान्ड सेविंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, फिर एक्स पोस्ट सेविंग को कैसे लिखें? इट इज दी एक्चुअल सेविंग डन, हाँ, डन बाय हाउस होल्ड. अब ये हो गई, ये कब एनालिसिस लग जाएगा? हाँ, एक्सपेक्टेशन का डन हो गया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सेम गोज इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट इज जब दे अंदाजा लगाया कि इट इज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट विच डन बाय, विच विल बी या एक्सपेक्टेड फ्रॉम फर्म्स टू डू इन दिस पर्टिकुलर ईयर. सो दे आर एक्सपेक्टिंग, यहां पर एक्चुअली जो उन्होंने कर दी, डन बाय द फर्म्स. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. और बजट में आते हैं वो एक्सेंटे होते हैं कि पोस्ट होता है, जो उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा, पर नो बेटे, पोस्ट नहीं, एक्सेंटे. इट इज द नेक्स्ट ईयर्स प्लानिंग, प्लानिंग. सो बजट में, तभी तुम्हें याद होगा बजट का मीनिंग क्या था? एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट, है ना? वी वर यूजिंग द वर्ड एस्टिमेशंस. सो एस्टिमेशंस को टेक्निकली एक्सेंटे कहते हैं. एनी ट्रबल?
एनी ट्रबल? ओके, तो अभी हम मीनिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस बात के, फिर जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो इसकी एलैबोरेशन और हो जाएगी। वैसे मैंने आपको सारा समझा दिया, प्लान्ड हाउस होल्ड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। और ये कैसे अंदाजा लगाते हैं सेविंग्स का? प्रोपेंसिटी टू सेव देखकर, किस तरह का नेशन है और लोग की प्रेफरेंस की सेव करने की कितनी है। देखो जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के खुलने के बाद भी लोगों ने बड़ी जल्दी जल्दी खर्चा नहीं शुरू किया। डू यू ऑल एग्री? तुम्हारे घर में भी हुआ होगा, जल्दी जल्दी खर्चे नहीं किए, सेव करके रख रहे थे कि पता नहीं कितना लंबा जाएगा। हमने ऐसे बेकार में खर्चे नहीं किए। फिर थोड़ा टाइम आया, यार अंदर रह के बहुत थक गए, चलो कहीं बाहर जाते हैं, तो सेविंग छोड़ के कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी हो गई। तो ये जो सेविंग का अंदाजा है ये प्रोपेंसिटी टू सेव से लगाया जाता है। ऑलराइट, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बता दिया मैंने आपको, एक सेंटे इन्वेस्टमेंट। ऐसे सुनने की बजाय जो मैंने पीछे लिखा है उससे आपको याद रहेगा। ये अभी फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रही, इसको भी होल्ड करो, जब इक्विलिब्रियम पढ़ बात समझ आएगी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा। ऐसे ही एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी। यहां तक किसी को कोई प्रश्न तो पूछे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये तो एक्सेंटे और एक्सपोस्ट इजी वे है याद रखने का। जल्दी से कर लो, लास्ट पोर्शन रह गया जो कि छोटा सा है और बहुत आसान है, उसमें मेरा एफर्ट नहीं लगना और तुम्हारा भी नहीं लगना। हो गया ये क्लिक? हो गया बच्चों क्लिक? ठीक है, अब इत पे आता है। ये बहुत जनरल टर्म्स हैं, पहले ये अगले चैप्टर पे जाने से पहले ये समझाई जा रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अच्छा बताओ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट। एब्सोल्युटली राइट, ऑल पीपल, सारे लोग जो विलिंग हैं और एबल भी हैं, विलिंग एंड एबल टू वर्क एट सम वेज रेट, दे हैव अ जॉब। क्या ये कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है? कोई भी देश, किसी भी देश में 100% सेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, लेकिन ये एक टर्म तो है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो भाई इस फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, और हर कंट्री इसे अचीव तो करना चाहती है नहीं है, दैट्स अ सेकेंडरी इशू। होती क्या है? ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट। लिखना हो तो क्या होती है? इसकी सिर्फ मीनिंग है बेटा इस चैप्टर में। अनएम्प्लॉयमेंट में सारा कुछ सेम, दे आर विलिंग, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट में बोलो दे डोंट हैव अ जॉब। वो विलिंग तो है बट दे डोंट हैव अ जॉब। लेकिन ये भी दो तरह की होती है, एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, कौन हेल्प करेगा इसमें मेरी? वॉलंटरी यानी क्या चीज की कमी है? विलिंगनेस की एबिलिटी की? हाँ, वॉलंटरी का मतलब अपनी से वेला, हाँ, विलिंगनेस की कमी है भैया। जॉब तो इनमें दोनों में ही नहीं है, लेकिन ये तो करना ही नहीं चाहता, तो ये भैया विलिंगनेस की कमी है। ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, दिस मैन इज इनवॉलंटरली, यानी काम करना चाहता है, एबल बॉडीड भी है लेकिन नौकरी नहीं है। तो ये दो तरह का होता है, इनके सिर्फ मीनिंग्स हैं आपको यहां पर देखिए जरा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फुल एम्प्लॉयमेंट को टेक्निकली लिखना हो तो जितनी लेबर की डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, 100%। पर वो कहते, यहीं पे अभी इसी पॉइंट से आगे बढ़ती हूं, पर इसमें एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है? यहां आते हैं वापस। जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है तो वो कहते हैं, क्या आप कहना चाहते हो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आसान है। वो कहते हैं जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, आर यू ट्राइंग टू से इट इज 100% एम्प्लॉयमेंट? बोले नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। कौन सी? नंबर 1 स्ट्रक्चरल, नहीं वो यहां नहीं है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात, डिस्गाइज्ड भी नहीं। स्ट्रक्चरल ये नहीं है, ये नहीं आपने कभी पढ़ी। फ्रिक्शनल, ये वहां वाली नहीं है। स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल,
मतलब कहने का तुम एक कह रहे हो सबके पास नौकरी है, एक तरफ कह रहे हो ये दोनों के पास नौकरी नहीं है। हाँ सुनो कैसे, ये जो फ्रिक्शनल है पहले समझते। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं आई विल बी बैक इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। फ्रिक्शन क्या होता है? नो नो, मूवेबिलिटी नहीं राजे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब मैं, हाँ बहुत कम बहुत कम, मैं अभी आई बस वापस 2 मिनट। फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल मतलब कैसे कनेक्ट करूं मैं, तभी तुम्हें वर्ड का मीनिंग समझा रही हूं थोड़ी देर लिए। इट्स समथिंग लाइक मैं जॉब कर रही थी एबीसी कंपनी में, ध्यान से सुने। मैंने 31 दिसंबर, नहीं अब मैं करंट मंथ की बात करते हैं, फेब्रुवरी की बात करते हैं। मैंने 31 को ही ले लेते हैं, 31 जनवरी को जॉब छोड़ दी थी और मेरा फुल एंड फाइनल हो गया। मैंने नोटिस दिया और 31 जनवरी को मैंने छोड़ना था। मैंने XYZ में ऑलरेडी से जॉब बुक रखी है, मतलब मेरी इंटरव्यू हो गई, फाइनल हो गई, मेरे हाथ में लेटर भी है। लेकिन मैंने उन्हें कहा भाई मैं ना 1 को नहीं आऊंगी, मैं ना 7 फरवरी को सर आऊंगी, क्योंकि आई नीड अ ब्रेक। पिछली वाली में जॉब्स में कहा छुट्टियां मिलती हैं, जिनके पेरेंट्स जॉब्स में उनको पता होगा। तो भाई मैं ना 1 हफ्ता आई वॉन्ट टू गो ऑन अ हॉलीडे, आई विल नॉट बी हियर। ओके, सो अनुराधा ने क्या किया, ये जॉब छोड़ दी और इस पे ज्वाइन करना है। पर कैन आई कॉल माई सेल्फ अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस टाइम? विल आई बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड? बोलो बच्चों। आई एम वेरी मच एम्प्लॉयड, मेरे पास जॉब है भाई, लेकिन मेरी सैलरी ना इस कंपनी से आ रही है ना इस ड्यूरिंग दिस टाइम। ये थोड़ी देर की जो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं एक्चुअली अनएम्प्लॉयड हूं? नो आई एम नॉट। तभी तो मैं सेंट परसेंट में तो आती हूं ना राजे, मतलब जॉब तो है ही है। इसलिए वो कहना चाहता है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो तो भी ये 2 तरह की होती हैं, हो सकती हैं। सो भैया थोड़ी देर के लिए जब मैं अनएम्प्लॉयड हूं उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस जनरल व्हेन वी चेंज जॉब। दोबारा बोलो। एब्सोल्युटली, स्पेशली शॉर्ट पीरियड भी कौन सा, व्हेन यू आर चेंजिंग द जॉब, और कोई तरीका नहीं। जॉब मेरे पास लेटर है, मैं जब घूमने जाऊंगी ये नहीं कहूंगी आई एम जॉबलेस, नो, आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब, द लेटर इज विद मी। पर इतने दिन की सैलरी ना इधर से आई ना इधर से आई, इसका मतलब मैं हूं तो अनएम्प्लॉयड ना। तो भैया इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जो थोड़ी देर के लिए होती है उसे बोलते हैं। आई एम श्योर इजी है। चलूं आगे, स्ट्रक्चरल पे आते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम कहते हैं मेरा घर ना पहले ऐसे दिखता था, हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, यानी इसे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। मेरी बात समझ आई? मेरी एग्जाम्पल याद रखोगे तो इसको याद रखना भी आसान है। स्ट्रक्चर बदल दिया इसका, थोड़ा सा ना शक्ल सूरत ठीक कर दी। इसका मतलब ये कब होती है, ये होती है सपोजिंगली मैंने अब जैसे मैं अब डिसाइड करूं कि मैं ना एक जॉब पे ज्वाइन कर लेती हूँ यार 5, तो वो मुझे कहते हैं आपको जी ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है, कोई कोई कोडिंग आती है। मैंने कहा जी नहीं मेरे को तो नहीं आती, मुझे तो वही पुराने ही टेली शेली जो आता है। तो बोले भी आपकी कैंडिडेचर बिल्कुल ठीक है, आपका सारा कुछ मैच हो रहा है, हम आपको जॉब लेटर दे दें, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि आप एक काम कीजिए ये कोडिंग, व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। अगर इफ आई से मैं ये नहीं कर सकती तो ये जॉब नहीं मिलेगी। ये होती कब है, स्ट्रक्चरल हमारे देश में है अब डिमांड ऑफ द लेबर इज नॉट मैचिंग विद द सप्लाई, नॉट इक्वल नहीं, मैचिंग विद सप्लाई। क्या मतलब, अब जो लोग कौन से चाहिए, जो टेक्नो सेवी हों, है ना, टेक्नो सेवी होने चाहिए। लेकिन अगर पुरानी जनरेशन है तो टेक्नो सेवी नहीं है। सो इट्स का मतलब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। क्या करने की जरूरत है, दे नीड टू बी अपग्रेडेड। द मोमेंट आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ इन टू कोडिंग कोर्स, व्हाट विल हैपन, आई विल बी फुल्ली एम्प्लॉयड। मेरी जॉब तो पक्की है, उसने कहा पर आप एक काम करो कोडिंग सिखाओ। मैंने कहा ठीक है। ये भी होता है बेटे ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यू रिमेंबर एम्प्लॉयमेंट में, याद है बच्चों? वो मुझे 2 ऑप्शन दे सकते हैं, हम भी सकते हैं जी।
बिजनेस में भी, उसमें भी तो पढ़ा तुमने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कि वो, हाँ, तो वो कहता है ये दो तरीके कर सकते हैं आप, या तो बाहर से सिखाइए या फिर हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, लेकिन फिर साइन करना पड़ेगा कि भाई हमने आपको ईआर सिखाया, कोडिंग सिखाई, तो आप 2 साल के लिए नहीं जा सकते, दैट कंडीशन। बस कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल तब होती है जब डिमांड और सप्लाई